प्यारे बच्चों, आज मैं आपका सामाजिक विज्ञान का विषय अध्यापक विकास शर्मा आपके लिए आपके कार्यपत्रक 6 जो कि 20 जुलाई 2021 के लिए दिया गया है उसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जो आपके जुलाई माह में आने वाले कार्यपत्रक हैं, इसमें बेसिक चीज़ों के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो जो आज का कार्यपत्रक है उसका विषय है खनिज। तो इसमें हम खनिज के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा हम खनिज का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में इस कार्यपत्रक के माध्यम से पढ़ेंगे। अब खनिज के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि खनिज में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिससे कि हम खनिज की पहचान कर सकें। तो सबसे पहला है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा तत्व होना चाहिए जो क्या हो, प्राकृतिक हो, कृत्रिम ना हो, मतलब आर्टिफिशियल ना हो, जो किसी व्यक्ति ने ना बनाया हो बल्कि प्रकृति से ही प्राप्त हुआ हो, और एक ऐसा निश्चित संरचना होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। कोई भी ऐसा तत्व जिससे जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है और उसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना है उसे खनिज कहते हैं। आगे लिखा है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। अब यहाँ पर बात आती है समरूप तत्व की। समरूप, जैसे कि आपने सुना होगा होमोजीनियस तत्व, होमोजीनियस एलिमेंट। अब आपने ये देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज़, समरूप से मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो हर जगह पे जिसके गुणधर्म एक जैसी हों, जिसकी विशेषताएं एक जैसी हो, चाहे वो भारत में मिलती हो चीज़, चाहे अमेरिका में मिलती हो, चाहे जर्मनी में मिलती हो, लेकिन हर जगह उसके क्या होने चाहिए, गुणधर्म समान होने चाहिए। तो एक विशेषता हो गई कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व भी है। 3 पता चल गई अब हमें। इसके बाद जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना भी है। सबसे पहला प्राकृतिक रूप, दूसरा रासायनिक संरचना होनी चाहिए, फिर उसके बाद समरूप तत्व होना चाहिए और एक निश्चित आंतरिक संरचना है। तो इस तरीके से अगर उसकी विशेषताएं पूछता है तो ठीक है, और अगर विशेषताएं नहीं भी पूछता है तो आप बताएंगे कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक रासायनिक आंतरिक संरचना भी होती है। ये जो खनिज हैं, खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, यानी कि वो कठोर भी हो सकते हैं और नरम भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कठोर खनिज की बात करें तो कठोर रूप में जो खनिज मिलेगा वो हमें हीरा क्या होता है, कठोर होता है, जबकि नरम के रूप में क्या मिलेगा, चूना। तो क्या कह सकते हैं हम, खनिज प्रकृति में अनेक रूप में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा और नरम क्या होता है, चूना होता है। अब आपको ये बता दूं कि 2000 से अधिक खनिज हैं पूरी प्रकृति में, लेकिन खनिज ये नहीं कि सब खनिज एक ही जगह पर पाए जाते हैं। कुछ खनिज किसी देश में पाए जाएंगे, कुछ खनिज किसी और देश में पाए जाएंगे, और ऐसा भी है कुछ खनिज किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो और आपको एक बताओ, जैसे 80% खनिज कहाँ से, अभ्रक है जैसे कि खनिज, वो कहाँ से मिलता है, भारत से ही मिलता है। आगे हम इसमें देखते हैं कि जो खनिज है वो हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। कैसे भाग हैं हमारे जीवन के, अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि सुई हो गई, और सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक सभी खनिजों से बने हैं। चाहे उसमें कारें हों, बसें हों, रेलगाड़ियाँ हों, हवाई जहाज़ हों, यह सभी खनिजों से बने हुए हैं और धरती के प्राप्त ऊर्जा के साधनों से चलते हैं। ठीक है, अब हम इनका थोड़ा विस्तार से वर्गीकरण करेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता में खनिज किस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं। सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। वाणिज्यिक के मतलब है कमर्शियल, यानी कि व्यापारिक, जिससे कि हम बिजनेस कर सकें, उन्हें बेच करके या ख़रीद करके उस पर लाभ प्राप्त कर सकें। एक तो होता है कि हम सिर्फ अपने आप इसका इस्तेमाल करें तो वाणिज्यिक प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वाणिज्यिक प्रयोग कब होगा, जब हम उस चीज़ को बेच देंगे या किसी से ख़रीदेंगे वो।
ठीक है। तो खनिजों का वर्गीकरण अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आता है धात्विक खनिज। कौन सा खनिज है सबसे पहले? यह है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में भी 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एक लोह धातु वाली, एक अलोह धातु वाली और एक बहुमूल्य वाली। तो आपने देखा होगा इसमें, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है धात्विक, तो धात्विक में क्या होगा? धातु का होना ज़रूरी है। और धातु की पहचान क्या होती है कि धातु में जो सामान्य रूप से धातु होती है ना, वो चमकीली होती है, ठीक है। आघातवर्धनीय होती है धातु। आघातवर्धनीय से मतलब क्या होता है कि जब उस पर कोई प्रेशर दिया जाता है ना, तो उसका साइज, उसका ना रूप चेंज हो जाता है, यानी कि वो दबाव के कारण है ना, उसकी शेप में क्या हो जाता है? अंतर आ जाता है। लेकिन अगर उसे फिर दोबारा से उसका दबाव हट जाता है तो क्या हो जाती है? फिर वो उसी शेप में आ जाती है। या कह सकते हैं आघातवर्धनीय जो पदार्थ होते हैं ना, हथौड़े से पीटकर या बेलकर आसानी से क्या कर सकते हैं? हम चपटा कर सकते हैं। तो धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय भी होती हैं, जैसे सोना, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, चांदी, ये सब कैसी हैं? आघातवर्धनीय धातु हैं। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। इसके अलावा जो धातु जो होती है ना, वो विद्युत के अच्छे सुचालक होती हैं, ठीक है। ऊष्मा की भी अच्छी सुचालक होती हैं धातुएं, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं। जबकि जो अधातु होती है वो भंगुर होती है, ज़्यादा चमक नहीं होती उसमें, और विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि उसमें करंट पास नहीं होता। अब ये तो सिर्फ धात्विक का था, ये सिर्फ मैं आपको रिमाइंड करा रहा था ताकि आपको साइंस के चैप्टर में जो पढ़ा है उसे कनेक्ट कर सको कि वास्तव में धात्विक थी क्या, ठीक है। अब हम यहाँ पर जाते हैं खनिज के बारे में कि खनिजों में हम धात्विक रूप से कैसे वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले हमने लोह धातु का पढ़ा, और लोह धातु में वो धातु आती हैं जिसमें लोहे का कोई ना कोई अंश हो। क्या हो? लोहे का अंश हो, जैसे कि लोह अयस्क, मैग्नीज, निकिल व कोबाल्ट आदि। मतलब इसमें कुछ ना कुछ पोर्शन क्या होना चाहिए? लोहे का होता है। अब आगे बात आती है एलोह खनिज। एलोह खनिज कैसे होते हैं? जैसे कि तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया और बॉक्साइट हो गया। फिर इसका तीसरा रूप है बहुमूल्य खनिज। अभी तक दो रूप पढ़ लिया हमने, लोह खनिज पढ़ लिया, एलोह खनिज पढ़ लिया। अब तीसरा है बहुमूल्य खनिज। जैसे इसके नाम से ही पता है कि जो बहुमूल्य का मतलब है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, इन सब की कीमत क्या है? बहुत ज़्यादा कीमत होती है। अब इसकी दूसरी कैटेगरी, अगर पेपर में पूछेगा कितनी कैटेगरी के खनिज हैं, तो आपको बताना है 3 कैटेगरी के खनिज हैं। अब दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी कैटेगरी है अधात्विक खनिज, जैसे कि अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनास्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ये सब किस में आते हैं? अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। अब अगली कैटेगरी आ जाती है इसकी ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि कोयला जलाओगे तो क्या निकलेगी? हीट निकलेगी ना, लेकिन उससे क्या होगा? गर्मी पैदा होगी, ऊर्जा पैदा होगी। पेट्रोलियम हो गया तथा प्राकृतिक गैस हो गई। तो ये तो आपका छोटा सा चैप्टर था जिसमें कि आपको ये बताया गया कि खनिज क्या होते हैं, उसे आप कैसे पहचानेंगे खनिज क्या है। दूसरा, उसका वर्गीकरण किस प्रकार से करेंगे। तो ये आपको याद रहेगा कि इसका वर्गीकरण 3 प्रकार से करेंगे: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। धात्विक कौन कौन से होते हैं? एक लोह वाला होता है, एक अलोह होता है, तीसरा बहुमूल्य होता है। फिर अधात्विक में आपको नाम याद करने इनके, अभ्रक, नमक, पोटास वगैरह ये सब। और ऊर्जा खनिज में जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। पेपर में वो ये भी पूछ सकता है कि धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बता। तो मैंने आपको बता दिया ना कि जो धात्विक होंगे वो ऊष्मा के अच्छे सुचालक होंगे और विद्युत के भी, जबकि अधात्विक होंगे ऊष्मा के अच्छे सुचालक नहीं होंगे। और धात्विक खनिज में चमक होती है और उनमें भंगुरता होती है, चमकहीन होते हैं वो, ठीक है। अब हमारा पहला प्रश्न है, खनिज किसे कहते हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें कहा गया है कि खनिज किसे कहते हैं, इसको आप इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला ऐसा तत्व जिसकी एक निश्चित आंतरिक रासायनिक संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। और ये उत्तर आपकी वर्कशीट में अलग से दिया भी हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ से देख सकते हैं, अपनी वर्कशीट में देखिए आप ध्यान से। तो आपकी पहली लाइन में बताया गया है कि जो खनिज है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है जिसे हम खनिज कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका कि
प्रश्न नंबर 2, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो धात्विक खनिज होते हैं वो लौह खनिज है, और तो धात्विक खनिज में आप लिख सकते हैं पहला, जैसा अगर आप लिखना चाहें तो लोहा अयस्क लिख सकते हैं, दूसरा तांबा लिख सकते हैं, और तीसरा एल्युमिनियम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अधात्विक खनिज के भी हमें 3 लिखने हैं। तो अधात्विक खनिजों में पहले लिख सकते हैं आप नमक, दूसरा लिख सकते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या होता है, जो सीमेंट बनता है ना, उसका जो कच्चा माल होता है जिससे सीमेंट बनता है उसे चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है। तीसरा जिप्सम लिख सकते हैं आप अधात्विक खनिज में, जो कि कृषि के क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। अब आपका तीसरा प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि ऊर्जा का प्रयोग हम कारखानों में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने में, वाहनों में और खाना पकाने में हम ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो, आप घर में इलेक्ट्रिकल गैजेट यूज़ करते हैं, उसमें भी ऊर्जा का प्रयोग होता है। खाना बनाने के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, जिसमें कि ऊर्जा की ज़रूरत होगी। सिलेंडर से आप गैस का प्रयोग करते हो, चूल्हा जलाते हो, ये सब क्या है, ऊर्जा की तो प्राप्त कर रहे हो आप इन सब साधनों से। तो ये सब क्या है, ऊर्जा का प्रयोग हम इन सभी संसाधनों से कर सकते हैं। इन 4 प्रकार बताए मैंने आपको। आगे आपकी वर्कशीट में ये एक मैसेज दिया हुआ है, आप इस मैसेज को अच्छे से पढ़ा करें, क्योंकि ये आपके लिए भी और सभी के लिए हेल्पफुल है। इसमें दिया गया है कि कोविड के संदर्भ में आप उचित व्यवहार संबंधी संदेश दिया हुआ है आपको। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये बात आपको अपने जीवन में उतारनी है कि आप कभी भी खाना या कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे गंदे हाथों से जो कि आपके शरीर में प्रवेश करे। ठीक है। जैसे ही आपके हाथ गंदे होंगे, अपने कार्य को निपटाने के बाद आप तुरंत गंदे हाथों को साफ़ करेंगे और नियमित साबुन से धोएं और पानी से। ठीक है। ये नहीं कि पहुँच करके अपना काम शुरू कर दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, और अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है, कमेंट में पूछ सकता है, या मुझे खुद मैसेज कर सकता है। तो आज हम इस वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपका अध्यापक विकास शर्मा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद।